नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे सेकंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मिसलेनियस इन 4 सेगमेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हिस्ट्री से कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम गुप्त वंश के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर को कवर करेंगे, उसके बाद मुगल वंश का शासक हुमायूं को कवर करेंगे। वैसे हम मुगल वंश पे एक कंप्लीट लेक्चर करीब 6.5 घंटे का लेक्चर हमने बनाया है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। देखिए, गुप्त वंश के बारे में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उन सभी फैक्ट को आपको बताएंगे। फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जो प्रथम अंतिम का कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को हम आज दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख दर्रा। जितना भी इंपॉर्टेंट पास है उन सभी पास को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रमुख घास के मैदान को कवर करवाएंगे। जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सभी घास के मैदान को आज के इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। उसके बाद जितने भी खनिज संसाधन है 2025 के आंकड़ों के अनुसार उन सभी खनिज संसाधनों को आज कवर किया जाएगा। उसके बाद देखिए, पॉलिटी का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे। संविधान के विदेशी स्रोत, जितने भी संविधान के विदेशी स्रोत हैं उन सभी को देखेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। आज देखिए, आज के इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स के स्थान पे हमने मिसलेनियस को रखा है, यानी विविध का टॉपिक रखा है, और टॉपिक का नाम है आपका शास्त्रीय नृत्य। आप जानते हैं कि वर्तमान में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और याद रखिए कि भारत नाट्य अकादमी के तहत 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के तहत शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 9 बताई गई है। संस्कृति मंत्रालय 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ को मानता है। तो आज हम पूरी डिटेल से शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो मॉर्निंग सेशन हम स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहता है, और 10 जो क्वेश्चन है आपका ये MCQ फॉर्मेट पे है। और आप याद रखिएगा कि ये जो 10 MCQ प्रश्न है ये तो एक बहाना है, हमें टॉपिक कंप्लीट कराना है, ठीक है। देखिए, जब आप लगातार 50 मॉर्निंग सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा तो 50 मॉर्निंग सेशन को कंप्लीट करते करते लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस और इकोनॉमिक्स के लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम 50 मॉर्निंग सेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 100 MCQ को रखेंगे, ठीक है। तब हमें मेरे ऊपर ये दबाव नहीं रहेगा कि ये टॉपिक अधूरा रह गया है, ठीक है। उसके बाद हम 100 MCQ प्रश्न को रखेंगे हर एक मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। तो पहले मेरा उद्देश्य है कि सभी टॉपिक को आपको हम कंप्लीट करवाएं, ठीक है। और जितने भी टॉपिक हम कंप्लीट करवा रहे हैं इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग से एक प्ले लिस्ट बना के, जैसे हिस्ट्री का सारे हिस्ट्री में डाल दें, ज्योग्राफी का टॉपिक ज्योग्राफी में डाल दें, ठीक है, बायफर्केट कर दे सबको, ठीक है। देखिए, ये जो आज का सेशन है मॉर्निंग सेशन, ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। बिहार CGL, अभी आपके पास आप जानते हैं कि BSSC के तहत बिहार CGL का एग्जाम होता है, जिसमें आप जानते हैं कि बिहार SSC जो है, BSSC 10+2 लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का 2 वैकेंसी लेके आया है। 10+2 लेवल का करीब 23,000 के आसपास वैकेंसी है, और बिहार CGL में आप लोग जानते हैं कि करीब 1100 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, और बिहार का इतना बड़ा वैकेंसी अब लगता है कि आगे 5 साल अभी आने वाला है नहीं, ठीक है। फिर देखिए, यूपीएसआई का करीब 4500 के आसपास वैकेंसी है। फिर BPSC AEDO, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है। फिर बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का भी 1799 वैकेंसी आपके सामने। फिर रेलवे NTPC का नोटिफिकेशन आ गया है, रेलवे JEE का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट, आगे रेलवे ग्रुप D का एग्जाम होने वाला है, तो रेलवे के एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। हम खुद NTPC के थ्रू सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। 2019 का जो NTPC था उसके थ्रू हमने खुद सिलेक्शन लिया है। सीनियर क्लर्क के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, और अभी एक प्रमोशन मिलने के बाद अभी हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। देखिए, उसके बाद SSC के जितने भी फॉर्मेट हैं, चाहे वो MTS हो, CPO हो, CGL हो, ठीक है, या CHSL हो, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। BPSC टीचर के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें GK GS का सिलेबस रहता है, सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर किया करिए। और हाँ, अगर आपके पास टाइम का अभाव है और काफी नजदीक अगर आपका एग्जाम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर हम पूरे इस लेक्चर का PDF वहां प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप एक नजर PDF को देख लिया करिए, ठीक है। वैसे अगर आप वीडियो को देखिएगा तो वीडियो में हम बहुत सारी चीज जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उस तथ्य को भी हम बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो देखना तो आपके लिए मतलब लाभकारी होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, मॉर्निंग सेशन के सेकेंड डे का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बना। निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बना था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड कैनिंग। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय बना था, ठीक है।
अब देखिए जितने भी अंतिम और प्रथम हुए हैं उन सबके बारे में एक नजर देखते हैं। देखिए याद रखिएगा कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर पदनाम है ये 1757 से 1773 ईस्वी तक चला था। आप जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर है इसको अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, आप जानते हैं कि जो अंग्रेज था इसका 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। कौन कौन सा? मद्रास, बंबई और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी था। देखिए गवर्नर तीनों जगह हुआ करते थे, लेकिन बंगाल का गवर्नर ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध के समय आप जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में, जिसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर कासिम, ये छल किया था सिराजुद्दौला के साथ, और इस छल का फायदा उठाया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यानी जो ब्रिटिशर्स प्लासी का युद्ध जीता था, हम उसे कह सकते हैं कि वो छल से जीता गया युद्ध था। ठीक है, देखिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 2-3 फैक्ट है, आप देख लीजिएगा। देखिए इसके बारे में हमने शॉर्ट्स वीडियो में पूरे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया था। द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखिएगा कि इसी के समय में इसी ने इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि, आप जानते हैं कि बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के समय में याद रखिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर था ये बेंसीटॉट हुआ करता था। यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा, बेंसीटॉट हुआ करता था। लेकिन बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1765 ईस्वी में 2 संधि हुई थी। ठीक है, एक संधि हुई थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ और दूसरी संधि हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, तो दोनों संधि किसके दोनों संधि के समय जो ब्रिटिश का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 2 कार्यकाल में, याद रखिएगा कि इसका 2 कार्यकाल में ये बंगाल का गवर्नर रहा था। आप इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि ये आत्महत्या कर लिया था। जब ये ब्रिटेन गया था तो वहीं पे इसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो आत्महत्या करने वाला गवर्नर कौन था? याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ था। ठीक है, देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ था। देखिए ये 1772 ईस्वी में गवर्नर बना था बंगाल का और 1773 ईस्वी तक ये गवर्नर के पद पे कार्य किया। ठीक है, आप जानते हैं कि 1773 ईस्वी में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो जब 1773 ईस्वी के आगे जब ये अपना कार्यकाल को कंटिन्यू कर रहा था तो 1774 ईस्वी से इसका नाम जो हो गया, पदनाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यही बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में याद रखिएगा कि इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। देखिए याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी और वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर जब ये ब्रिटेन गया था तो इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि 1795 ईस्वी में ये महाभियोग से मुक्त हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके देख सकते हैं या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे जिसमें हम पूरे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूरे फैक्ट आपको हम बताएं। ठीक है, आगे देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। देखिए वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप जानते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, अब देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था और ये भारत का प्रथम वायसराय भी बना था। ठीक है, वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग होगा, या फिर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक है, आज का पहला प्रश्न यही था कि भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आप जानते हैं कि 1857 का क्रांति हुआ था। 1857 का जो सिपाही विद्रोह आप लोग कहते हैं, ये घटित हुआ था किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। ठीक है, देखिए भारत का अंतिम वायसराय कौन बना था, भारत का अंतिम वायसराय हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय हुआ था। ठीक है, अब देखिए भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय कब से कहा जाने लगा था, तो याद रखिएगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब इसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, किस एक्ट के तहत, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो 3 अधिनियम या 3 एक्ट आप जरूर याद रखिए। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिस एक्ट के तहत आप जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इस चार्टर एक्ट के बारे में आप याद रखिएगा कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, और पुनः 1858 का जो भारत शासन अधिनियम के तहत आप जानते हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। देखिए वायसराय का अर्थ होता है प्रतिनिधि। ठीक है, किसी भी राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो कंपनी का शासन था, ये ब्रिटिश कंपनी का शासन आप जानते हैं कि ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सम्राट ने गवर्नर जनरल के पद को हटाकर कौन सा पद लाया था, वायसराय। ठीक है, वायसराय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। देखिए चूंकि ये ब्रिटिशर्स था तो इनका जो था ना कांग्रेस के साथ थोड़ा नजदीकी संबंध था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन का कांग्रेस के साथ थोड़ा नजदीकी था, जिस कारण से इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया था। ठीक है, इसका विरोध भी हुआ था कि भाई जब देश मेरा आजाद हो गया है तो फिर ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल क्यों बनेंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि अब वायसराय के पद को हटा दिया गया। ठीक है, जब भारत आजाद हो गया था तो वायसराय के पद को हटाकर पुनः कौन सा पद लाया गया, गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ठीक है, आप कहिएगा कि वायसराय के पद को क्यों हटाया गया, तो आप जानते हैं कि वायसराय का अर्थ होता है कि राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि। और अब हमारा देश चूंकि आजाद हो चुका है तो यहाँ पे किसी राजा का प्रतिनिधि का कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, वायसराय नहीं होगा। ठीक है, वायसराय जो ही भारत आजाद हुआ, वायसराय के पद को ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वायसराय को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका विरोध हुआ था तो इसके बाद फिर इनको हटा के स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे आजादी के समय पे जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। ठीक है, प्रथम भारतीय पूछे तो, और सिर्फ पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, याद रहेगा इतना चीज। तो ये प्रथम वाला आप जरूर याद रखिए। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक दो बार आप देखिए अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम पीडीएफ प्राप्त करें तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी। ए है आपके सामने पानीपत का प्रथम युद्ध, बी है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सी है चौसा का युद्ध और डी है सरहिंद का युद्ध। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद युद्ध के पश्चात ही मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। देखिए सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, आप जानते हैं कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूरवंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी को पराजित करके ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पे पुनः मुगल सत्ता की नींव डाली थी। ठीक है, आप याद रखिए कि मुगल काल 1526 से लेके 1857 ईस्वी तक चला था और इसके बीच में 15 वर्षों का एक ऐसा दौर आया था, 15 वर्षों का एक ऐसा दौर आया था जब दिल्ली की गद्दी पे, ठीक है, जब दिल्ली की गद्दी पे सूरवंशों ने शासन किया था। कौन सा वंश, सूरवंश ने शासन किया था। आप जानते हैं कि सूरवंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी, और सूरवंश का अंतिम शासक हुआ था सिकंदर सूरी। ठीक है,
और शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ था इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, या इस्लाम शाह। आप याद रखिए कि सूरवंश द्वितीय अफगान वंश था, यह द्वितीय अफगान वंश था, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रथम अफगान वंश कौन सा था, तो लोदी वंश प्रथम अफगान वंश था, ठीक है। और याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश मुगल वंश की नींव डाली थी, ठीक है। आगे देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था। याद रखिएगा कि इसी युद्ध के पश्चात ये युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे बैठा था और सूरवंश की स्थापना की थी, ठीक है। और यहीं से 1540 से 1555 ईस्वी तक याद रखिएगा कि हुमायूं घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत किया और पुनः 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध में जीत के पश्चात दिल्ली की गद्दी पे पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई थी। और इस युद्ध का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि इस युद्ध में हुमायूं का जान बचाया था एक निजाम नामक भिस्ती, ठीक है। एक निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। और हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, पुनः जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, तो इस निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पे बैठाया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम हुमायूं से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। अब देखिए हुमायूं ये मुगल वंश का शासक था। आप जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाबर का ही पुत्र हुआ था हुमायूं, ठीक है। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। देखिए हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम था माहम बेगम। इनकी माता कौन थी? माहम बेगम, जो कि सिया संप्रदाय की थी। आप जानते हैं कि मुसलमानों में दो संप्रदाय हैं, एक सिया है, एक सुन्नी है, ठीक है। तो सिया और सुन्नी, जब आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें आपको हम डिटेल से बताते हैं कि सिया कौन है और सुन्नी कौन है, ठीक है। तो आप प्राचीन भारत का एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। प्राचीन भारत का एक लेक्चर है जिसमें हमने सभी धर्मों के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। उसमें हमने इस्लाम धर्म पे पूरी डिटेल से चर्चा की है, ठीक है। देखिए याद रखिए कि नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। देखिए गद्दी पर बैठने से पहले यह बदखसा का सूबेदार हुआ करता था, ठीक है। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले यह बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। देखिए हुमायूं अपने पिता, आप जानते हैं कि हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। देखिए हुमायूं ने अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राज्यों का बंटवारा किया था, अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा किया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था, अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया था, हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी, और जो इसका चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था इसे ये बदखसा का प्रदेश दिया था, ठीक है। याद रखिएगा हुमायूं ने अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राज्यों का बंटवारा किस प्रकार से किया था? कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल का, हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की, और चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का प्रदेश दिया था, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखसा का सूबेदार हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? देवरा या दौड़ाह का युद्ध, इसको दौड़ा भी बोलते हैं या दौड़ाह भी बोलते हैं। ये कब लड़ा था? 1531 ईस्वी में। फिर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, ठीक है। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। फिर सरहिंद युद्ध 1555 ईस्वी में। ये चारों युद्ध जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें चौसा का युद्ध, आप जानते हैं कि चौसा का युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और इसको बाद में इसने एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के पश्चात ही हुमायूं दिल्ली की गद्दी को छोड़कर 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन बिताया था। और इस युद्ध के पश्चात आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना करके दिल्ली पे राज किया था, ठीक है। और पुनः सरहिंद युद्ध के पश्चात आप जानते हैं कि सरहिंद युद्ध में सिकंदर सूरी सूरवंश का शासक था, इसको पराजित किया था कौन? हुमायूं। और दिल्ली की गद्दी पे पुनः मुगल वंश की नींव डाली थी या मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रहेगा आपको। तो ये चारों युद्ध हुमायूं से संबंधित है और चारों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां, जिसको शेरशाह के नाम से भी जानते हैं, हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर ली थी। देखिए 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था। 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीता था, ठीक है। ये सभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखिएगा कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए चौसा का युद्ध। अब हम जितने भी हुमायूं के युद्ध हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध में शेर खां, शेरशाह का जो पहले का नाम था शेर खां था। और याद रखिएगा कि इसी चौसा युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। देखिए चौसा के युद्ध के समय इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है।
और इस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के पश्चात धारण की थी, तो याद रखिएगा चौसा युद्ध के पश्चात धारण की थी। ठीक है, देखिए इस युद्ध में हुमायूं को निजाम नामक भिश्ती ने जान बचाई थी। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। और 1555 में जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा तो इस निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, याद रहेंगे। आगे देखिए, इस युद्ध में मिले विजय के पश्चात शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। देखिए ये युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और इस युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इस प्रकार द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, याद रहेगा कि कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के पश्चात ही शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और हुमायूं यहां से 15 वर्षों के लिए पलायन कर जाता है, घुमक्करों की तरह जिंदगी बिताता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि पुनः 1555 ईस्वी में ये सरहिंद युद्ध के पश्चात दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और मुगल वंश की पुनर्स्थापना करता है। देखिए इस युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों की तरह जीवन बिताया। ठीक है, देखिए निर्वासन के दौरान इसने मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और इन्हीं से, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर सम्राट का जन्म हुआ था। ठीक है, सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। देखिए सरहिंद का युद्ध, अब हुमायूं से संबंधित सरहिंद का युद्ध। देखिए सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें अफगान शासक सिकंदर सूरी को हुमायूं ने पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात हुमायूं 1540 ईस्वी में जो दिल्ली की गद्दी को खोया था उसे पुनः प्राप्त करने में इसको सफलता मिली थी। आप जानते हैं कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को खोया था। ठीक है, और पुनः 1555 ईस्वी में यानी 15 वर्षों के पश्चात पुनः इस गद्दी पे ये दोबारा बैठ पाया था, लेकिन ज्यादा दिनों तक इसने शासन नहीं कर पाया। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को आप 1556 ईस्वी को आप जानते हैं कि दीन पनाह की पुस्तकालय के भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो काफी कम समय तक बाद में इसने शासन किया था। ठीक है, देखिए दिल्ली की गद्दी पर जब ये दोबारा बैठने के पश्चात हुमायूं ने निजाम, जो कि चौसा युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी, को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर जब ये दोबारा बैठा था हुमायूं, तो निजाम, जो कि चौसा के युद्ध, आप जानते हैं कि चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें निजाम ने हुमायूं की जान बचाई थी और जिस कारण से हुमायूं जब दोबारा दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो इस निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, आगे देखिए 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय के शेरे मंडल, कौन से मंडल? शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सीढ़ियों से गिरकर मरने वाला कौन था? हुमायूं था। ठीक है, देखिए इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल, कौन इतिहासकार? लेनपुल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, ये जीवन भर ये भटकता रहा। आप जानते हैं कि 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक ये भटकता रहा था। ठीक है, तो इस दौरान ये भटकता रहा था पूरे, तो इसी पर इतिहासकार लेनपुल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी और मृत्यु भी इसका हुआ था सीढ़ियों से गिरने के कारण ही। देखिए आगे देखिए 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ी जो थी शेरे मंडल, इससे गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। देखिए अकबर के कहने पर हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार पूछा है। ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक है, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बना रखे थे। तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो हुमायूं था। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दिल्ली के पराभव के पश्चात हुमायूं ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में किया था। ठीक है, दिल्ली के पराभव के पश्चात, यानी दिल्ली सल्तनत, आप जानते हैं कि मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के पश्चात यानी उसके अंत के पश्चात हुमायूं ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया था। यानी आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? ठीक है, तो हुमायूं ने किया था, याद रखिएगा। देखिए हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक है, इसका वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास था। देखिए इस मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। हुमायूं का मकबरा यह प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप पूरे मुगल डायनेस्टी को पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी हमने पूरे लेक्चर, करीब 6.5 घंटे के आसपास का लेक्चर हमने बनाया है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप यहां से डायरेक्ट पूरे मुगल डायनेस्टी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती सभी मुगल काल को। ठीक है, अब देखिए यही है आपका हुमायूं का मकबरा, जो कि कहां पे है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
देखिए यह अफीम का सेवन करता था, हुमायूं अफीम का सेवन करता था। देखिए इसकी इच्छा थी कि जब यह मरे तो इसे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास दफनाया जाए। ठीक है, हुमायूं की इच्छा थी जब यह मरे तो इसे दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास ही दफनाया जाए। देखिए इसके समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह हुआ करता था। देखिए बहादुर शाह ने मुगलों का सामना करने का इसमें साहस नहीं था। उसने चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन ज्यों ही उसे हुमायूं के आक्रमण की सूचना मिली वह तुरंत किलेबंद शिविर को छोड़कर मांडू भाग निकला। कौन? बहादुर शाह। ठीक है, देखिए बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए राणा सांगा की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी। ठीक है, याद रखिएगा कि बहादुर शाह की बढ़ती हुई, बहादुर शाह कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। ठीक है, इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए राणा सांगा की बीवी हुआ करती थी कर्णवती, या रानी कह सकते हैं, इसने हुमायूं को राखी भेजकर हुमायूं से मदद की गुहार लगाई थी। ठीक है, देखिए हुमायूं इसकी पुकार को सुन लिया था और सहायता देने के लिए पहुंच भी गया था। ठीक है, देखिए बहादुर शाह, याद रखिए कि बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर से हुई लड़ाई में जहाज से समुद्र में गिर पड़ा, जिसके पश्चात उसकी डूबकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो समुद्र में डूबकर कौन मरा था? याद रखिएगा, बहादुर शाह मरा था। ठीक है, बहादुर शाह समुद्र में डूबकर मरा था। ठीक है, गलती से गिर गया था ये, आप ये नहीं कह सकते कि इसने सुसाइड किया, डूब के खुद की हत्या कर ली, ऐसा नहीं। ठीक है, लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, उसी में ये गिर गया था, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ सर्वप्रथम हुमायूं के समय में हुआ था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ यानी चित्रकला का जो इनिशिएशन हुआ था, ठीक है, प्रारंभ हुआ था, किसके समय में हुआ था? हुमायूं के समय में हुआ था। देखिए इसने चित्रकारी के लिए कारखाने का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, इस प्रकार से हमने हुमायूं के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उन सभी फैक्ट को कवर किया। ठीक है, अगर आप पूरे मुगल डायनेस्टी को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको पूरे मुगल काल का संपूर्ण लेक्चर का आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है गुप्त काल की, बी है प्रतिहार काल का, सी है मौर्य काल का और डी है सातवाहन युग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल का। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, अब हम गुप्त काल से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी फैक्ट को देखते हैं, यानी पूरे गुप्त काल को कवर करते हैं। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य, देखिए गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहां पे हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हुआ था। आप जरूर याद रखिएगा इसके संस्थापक और इसके अंतिम शासक को। ठीक है, अंतिम शासक और संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुए थे, इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, और गुप्त वंश का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आगे देखिए, गुप्त वंश का महान शासक, गुप्त वंश का महान शासक कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान शासक हुआ था। देखिए यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए गद्दी पे कब बैठा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ईस्वी को जो हम स्टार या जो इंपॉर्टेंट कहेंगे आप उसी को बस याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी आपसे पूछने वाला एग्जाम में नहीं है कि कब वो गद्दी पे बैठा था। ठीक है, इसको बस एक नजर देख के छोड़ दीजिए। महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से ब्याह किया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किए थे। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, इसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, आगे देखिए गुप्त संवत, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत की शुरुआत और ईस्वी दोनों याद रखिएगा। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319-320 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला कौन सा गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। देखिए समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। देखिए इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगर हम पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में इंपॉर्टेंट योगदान दिया था, ठीक है, और वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में किए थे, ठीक है। तो एकीकरण का जब भी कोई फैक्ट आता है या फिर एकीकरण का जब बात आता है तो वहां पे एक उपाधि सी बन गई है बिस्मार्क की, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोलते हैं। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने शासकों को इसने पराजित किया ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप बस याद रखिए कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार दरोगा का या बिहार सीजीएल का, यूपीएसआई का, एसएससी का, रेलवे का, ठीक है, तो याद करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। आपको सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जीके में आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट रटने के चक्कर में आप सिलेबस को कवर कर नहीं पाते हैं और फिर एग्जाम के टाइम पे आपका अधूरा सिलेबस रह जाता है, ठीक है। आपको जो जरूरत है उतना ही पढ़िए और एक बात मेरा मानिए, PYQ को जरूर देखिए, ठीक है, और इसी को बेस बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बना के आप आगे तैयारी करिए, ठीक है। याद रखिए आगे देखिए अगर हम यहाँ पे आपको स्टार लगा रहे हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका वजह है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्जाम का प्रश्न बना है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आगे फैक्ट देखिए, इसे कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। अभी जस्ट आप पढ़ें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। भारत का आइंस्टीन किनको बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है, ठीक है। सभी जरूर एक जगह पे आप लिख लिया करिए। आगे देखिए परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आगे देखिए इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, यानी ये उपाधि धारण करने में महारत हासिल किया हुआ था। कौन? समुद्रगुप्त। देखिए कितना उपाधि हो गया, परम भागवत की उपाधि, अश्वमेधकर्ता की उपाधि, विक्रमांक की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, इतना सारा उपाधि धारण किया था कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए यह विष्णु का उपासक था, ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। देखिए इसके दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। देखिए इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है? हरिसेन ने किया है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इलाहाबाद अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है, याद रहेंगे। और आप जानते हैं कि जो गुप्त शासक रहे हैं ये सभी विष्णु के ही उपासक थे, और विष्णु का जो वाहन है गरुड़, गरुड़ गुप्त साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था, ठीक है, गरुड़, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे देखिए समुद्रगुप्त यह संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्का है इस पे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ठीक है। आगे देखिए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। देखिए इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है। फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था, ठीक है। हुएनसांग, हर्षवर्धन के हौ से दोनों का नाम स्टार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, ठीक है। हुएनसांग आप जानते हैं कि हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं इसको, नीतियों का पंडित कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से आपको बताए हुए हैं। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। देखिए याद रखिएगा कि इनका राजकवि, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब हुआ करता था, ठीक है, साब। देखिए इसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। देखिए इसके दरबार में नवरत्न, 9 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न यानी 9 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। अब देखिए ये नवरत्न में कौन कौन से शामिल थे जरूर याद रखिए। सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में, ठीक है, नवरत्न हुआ करते थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और जितने भी नवरत्न थे ये सभी इंपॉर्टेंट थे। इनके नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? कालिदास शामिल थे, ठीक है। कालिदास की रचना काफी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। देखिए रचना से संबंधित हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं,
आपको हम जितने भी रचना है इंपॉर्टेंट रचना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस शॉर्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, या फिर हमारे शॉर्ट्स सेक्शन में जाइए, ठीक है, यूट्यूब के चैनल के जो शॉर्ट सेक्शन है उसमें जाइए, और जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी रचना पे हमने करीब 4-5 वीडियो के माध्यम से पूरी रचना को कवर करवाया है। देखिए, द्वितीय कौन है? धन्वंतरी, ठीक है। तृतीय है छपनक, जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चौथे हैं अमर सिंह, जो कि कोषाकार हुआ करते थे, कोषकार। पांचवें हैं शंकु, जो कि वास्तुकार थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है बेताल भट्ट, फिर है घटकरपर, ठीक है। फिर है बाड़ामिहिर, जो कि खगोल विद्वानी थे। फिर है बररुचि, ठीक है। ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है। तो जरूर एक नजर आप इस सबको देख लीजिएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ था, और याद रखिएगा कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति कौन पहुंचाया था? याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी कौन था? तो याद रखिएगा, ये मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था, या सेना में शामिल था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम या सेनापति हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये सभी मोहम्मद गोरी के साथ आया था, ठीक है, याद रहेंगे। आप याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला, जो कि भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था, ये भी पाल वंश का शासक था। तो तीनों विश्वविद्यालय के बारे में आप जरूर याद रखिए, ठीक है। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था। देखिए, इसके समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। किस गुप्त सम्राट के समय में या किस गुप्त शासक के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय में, ठीक है। तो याद रहेंगे, स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। आगे देखिए, स्कंदगुप्त के बारे में। देखिए, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, ठीक है। यानी सुदर्शन झील को पुनः ये चालू किया था, ठीक है। पुनरुद्धार का मतलब होता है पुनः स्टार्ट, ठीक है, यानी रीस्टार्ट किया था, ठीक है। देखिए, इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। कौन? स्कंदगुप्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त से ज्यादा फैक्ट नहीं है, आप याद रखिएगा कि इसी के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था, स्कंदगुप्त के समय में ही, ठीक है। और इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को पुनः चालू किया था। इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। और अब अंतिम शासक, याद रखिएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। और गुप्त वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और अगर पूछे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था, ठीक है, याद रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, गुप्त वंश में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या हुआ करती थी? देश। और इसके शासक को गोपना कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। देखिए, पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। और जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, इसके शासक को गोपना कहा जाता था, ठीक है। देखिए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था, ठीक है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था, ठीक है। देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी देश, और जबकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, ठीक है, याद रहेंगे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। और पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी था, यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल का जो रहा होगा, उसको चाट या भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। देखिए, गुप्त वंश में भूमि के जो प्रकार थे, गुप्त साम्राज्य में या गुप्त शासन काल में जो भूमि के प्रकार हुआ करते थे, उसमें सबसे पहला आपके सामने क्षेत्र। देखिए, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जिस भूमि पर कृषि किया जा सकता है उसको क्षेत्र बोलते थे। देखिए, बास करने योग्य भूमि को वास्तु बोला जाता था। बास करने योग्य, जहां पे आप घर बनाकर रह सकते हैं, बास कर सकते हैं, उसको वास्तु कहा जाता था। देखिए, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। ये तीनों तो काफी इजी थे याद करने में। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र, बास करने योग्य भूमि को वास्तु, और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। आगे देखिए, सील। देखिए, ये जो दो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जो सील था, देखिए, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उसको सील कहा जाता था। और जो जोतने योग्य भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्र बोला जाता था। जो जोतने योग्य था
जोतने योग्य भूमि को क्षेत्र बोला जाता था, और जबकि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसको सील बोलते थे। ठीक है, यानी सील का मतलब हो गया कि ये जो भूमि है ये जोतने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत भूमि कहा जाता था। जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त काल में उज्जैन जो था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। देखिए, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। देखिए, जिसको दिनार कहा जाता था, इनके स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चांदी के सिक्के को रुपयका और स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था। ठीक है, याद रहेंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए, कितने क्षेत्र भूमि है, कितने भूमि के प्रकार हैं। सबसे पहले क्षेत्र है जो कृषि करने योग्य भूमि है, वास्तु है जो बास करने योग्य भूमि है, चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि है। आगे देखिए, सील ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। गुप्त काल में जो उज्जैन था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त राजाओं की शासकीय जो भाषा थी, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत हुआ करती थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत हुआ करती थी। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जितने भी गुप्त शासक थे सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इसे अपना राजधर्म इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो गुप्त शासकों का जो राजधर्म था, कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म था। देखिए, गुप्तों का राज चिन्ह था गरुड़। गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़ हुआ करता था, जो कि विष्णु का वाहन है। ठीक है, देखिए, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध वेश्या हुआ करती थी उसको कुटनी कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और अब इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। गुप्तों का जो राज चिन्ह था ये गरुड़ हुआ करता था, जो कि विष्णु का वाहन है। ठीक है, याद रहेंगे। और गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला होती थी उसको गणिका कहा जाता था, और इसमें जो वृद्ध वेश्या होती थी उसको कुटनी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख, ये अभिलेख जरूर याद रखिएगा। सती होने का पहला प्रमाण देने वाला जो अभिलेख है आपका एरन अभिलेख है। ठीक है, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इसमें पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है, और इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए, गुफा संख्या 17। देखिए, गुफा संख्या 17 के जो चित्र हैं इसको चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, गुफा संख्या 17 के जो चित्र हैं इसको चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण। देखिए, महाभिनिष्क्रमण आप जानते हैं कि हमने बौद्ध धर्म पे पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर एक बार देखिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जो प्राचीन भारत का जो प्रमुख धर्म पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने बौद्ध धर्म लिया है और पूरे गौतम बुद्ध के बारे में पूरे डिटेल से बताया है। देखिए, महाभिनिष्क्रमण क्या है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके द्वारा जो गृह त्याग करने की घटना है उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, याद रहेंगे। एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, किसमें? चित्रशाला में। महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है, इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, और एक है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश है उसी को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो हमने पूरे बौद्ध धर्म में पूरे गौतम बुद्ध के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे, आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हैं। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, एक महायान शाखा और एक है आपका हीनयान शाखा। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। याद रहेगा कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो रचना है पंच ग्रंथ, ये संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। देखिए, पंचतंत्र के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? नाम ही है पंचतंत्र के 5 भाग है। कौन कौन से हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश एवं अपरीक्षा कारित्व। ठीक है, यानी पंचतंत्र के 5 भाग हैं, और पंचतंत्र के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, विष्णु शर्मा है। ठीक,
आगे देखिए आर्यभट्ट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट साहब थे। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए सूर्य ग्रहण आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, याद रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्यभट्ट पहला शास्त्रीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह कहने वाले या इसकी घोषणा करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, याद रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इसने न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है कि न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त हुए थे। ठीक है, आगे देखिए पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगर हम पूछे कि कुल कितने वेद हैं, वेद टोटल 4 हैं। ठीक है, याद रहेंगे सबसे पुराने वेद हैं आपके ऋग्वेद और सबसे नए में हैं आपके अथर्ववेद। ठीक है, आप जानते हैं कि वेदांग कितने हैं? वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग कुल 6 हैं। ठीक है, अगर हम पूछे कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कुल 108 उपनिषद हैं। ठीक है, आगे देखिए मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। आगे देखिए त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। देखिए गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक दान किए थे। आगे देखिए नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, यही आपसे प्रश्न आज पूछा गया था कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। आप जानते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? विष्णुगुप्त। आगे देखिए नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। रिपीट हो गया है। आगे देखिए कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। देखिए ये जो कृति है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ठीक है, तो प्रथम कौन सी रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था? तो याद रखिएगा कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी ऐसी रचना है आपका श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का भी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम किसका अनुवाद हुआ था, तो कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम की हुआ था। ठीक है, आगे देखिए बाड़ा मिहिर की रचना का नाम है बृहद संहिता, पंच सिद्धांत बृहद जातक, लघु जातक। ठीक है, तो बाड़ा मिहिर की रचना बृहद संहिता और पंच सिद्धांत और बृहद जातक, लघु जातक, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शूद्रक की रचना है आपका मृच्छकटिकम यानी माटी का खिलौना। शूद्रक की रचना का क्या नाम है आपका? मृच्छकटिकम। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा सबको। आगे देखिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा, जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है। फिर है शिव मंदिर जो कि भूमड़ा, जो कि मध्य प्रदेश का स्थान है। फिर है पार्वती मंदिर जो कि नैना कुठार में पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश का एक मंदिर है। फिर है दशावतार मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है। फिर है भीतरगांव मंदिर जिसको लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं, ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी गुप्तकालीन ज्यादातर मंदिर कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने गुप्त वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी फैक्ट को हमने कवर किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ए है यूएसए से, बी है ब्रिटेन से, सी है जापान से या फिर डी है फ्रांस से। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान से। ठीक है, जापान से ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा हमारे देश में ली गई है। ठीक है, याद रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम भारतीय संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं, भारतीय संविधान के सभी विदेशी स्रोत को पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारा संविधान क्या क्या अडॉप्ट किया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 में, ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, 12 से 35 तक और भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य आप कह सकते हैं, मूल कर्तव्य दोनों में अंतर है। ठीक है, मूल कर्तव्य को ही मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है।
ठीक है, तो दोनों में अंतर है। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रहेंगे। और जिस समय पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस समय पे मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में एक को बढ़ा दिया गया है। अभी मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 हो गई है। ठीक है, ये जो एक बढ़ा था ये 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे बढ़ाया गया था और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता या कोई भी पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि उसे वो प्राथमिक शिक्षा जरूर दे। ठीक है, याद रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 21 क को भी ऐड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 क के तहत प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया था। ठीक है, याद रहेंगे। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है इसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता, फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आगे देखिए, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। और ना जाने ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि अभी तक कोई भी ऐसे किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आप याद रखिएगा, एकमात्र गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स हुआ था जिसके ऊपर याद रखिएगा कि महाभियोग लगाया गया था। इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। और आप जानते हैं कि बारेन हेस्टिंग्स यह बंगाल का अंतिम गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन? बारेन हेस्टिंग्स। और आप याद रखिएगा कि बारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन को इसने समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन को शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप जानते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी ब्रिटेन जाने के पश्चात। ठीक है, तो ब्रिटेन जाने पर आत्महत्या करने वाला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और महाभियोग लगाया गया था किसके ऊपर? बारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया गया था। ठीक है, याद रहेंगे। और कौन लगाया था? ये भी याद रखिएगा कि बर्क लगाया था। जब ये ब्रिटेन गया था तो बर्क इसके ऊपर महाभियोग लगाया था, लेकिन ये महाभियोग से स्वतंत्र हो गया था 1795 ईस्वी में, इसको रिहा कर दिया गया था। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद का जो वर्णन है या उपराष्ट्रपति पद जो है इसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 63 में। ठीक है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में। ठीक है, वैसे हम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी पे हमने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हमने पूरे आर्टिकल को आपको याद करवाया है और ट्रिक के माध्यम से याद करवाया। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो इसको जरूर देखिए। हालांकि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल वाले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात को भी ग्रहण किया गया है। कहां से? राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वित्तीय आपात का वर्णन है आर्टिकल 360 में। जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वित्तीय आपात का वर्णन है आर्टिकल 360 में। और वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। देखिए, आप जानते हैं कि 3 प्रकार के आपात हैं। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात। देखिए, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। देखिए, राष्ट्रीय आपात का वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में कुल 3 बार लगा है। कब कब? 1962, ठीक है, फिर 1971 और 1975 में। ठीक है, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। 1962 और 71 में जो राष्ट्रीय आपात लगा था ये बाह्य आक्रमण के कारण लगा था, बाह्य आक्रमण के कारण लगा था। जबकि 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपात हम लोग बोलते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 352 में है, तो 1975 में जो लगा था ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था। आंतरिक अशांति या फिर आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में। और वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, और एक आपात है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है एक, चलिए इसको यहां लिख देते हैं हम आपको, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगाया जाता है? जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का भी वर्णन जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना के जो इनिशिएटिव जो शब्द हैं या फिर आप कह सकते हैं जो प्रारंभिक शब्द हैं, जैसे आप हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होता है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो इनिशिएशन इसका होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के जो लोग हैं ये शब्द प्रस्तावना में जो जोड़ा गया है या फिर लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्रस्तावना पूछे कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आप याद रखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है
ये कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसे ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। और याद रखिएगा कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द जोड़े गए हैं, न्याय जो शब्द है इसे रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना में समानता, बंधुता एवं स्वतंत्रता जैसे जो आदर्श शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे जो आदर्श शब्द हैं, इसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये नारा था उससे लिया गया है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय पे जो नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे नारा थी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये फ्रांस की नारा थी, फ्रांस में नारा दिया गया था। और इसी तीनों आदर्श शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस से तीनों शब्द लिए गए हैं, ठीक है। न्याय रूस से, और सिर्फ प्रस्तावना पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित 4 देश हैं, ठीक है। तो इसको एक शॉर्ट्स में आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, देखिए अभी जो हम लोगों का पार्लियामेंट है, संसद है, ये किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? याद रखिएगा 3 से मिलकर बना है। सबसे पहले राष्ट्रपति, सबसे ऊपर आप रखिए राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और फिर राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। इन तीनों से मिलकर हमारा संसद तैयार होता है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये आज का प्रश्न है, इसे जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, अगर सिर्फ प्रस्तावना पूछता तो अमेरिका से, ठीक है। फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 3 सूची का वर्णन है। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती जो सूची है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि संघ सूची एवं राज्य सूची को भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और तीनों सूची के बारे में वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। आप ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये फैक्ट। आगे देखिए केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, इसे भी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन एवं संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए गए हैं। और याद रखिएगा कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्श शब्द जोड़े गए हैं ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा था, यही प्रस्तावना में जोड़ा गया है ये शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। याद रहेंगे फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? 1789 ईस्वी में, ठीक है। याद रहेंगे जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। देखिए आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का वर्णन आयरलैंड से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन की प्रक्रिया है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, याद रहेंगे। आगे देखिए जर्मनी। देखिए जर्मनी से क्या अडॉप्ट किया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। जब हमारे देश में आपात लागू होता है या फिर इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी जाती है, ठीक है। वो मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में और आर्टिकल 368 में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए कनाडा।
कनाडा से क्या ग्रहण किया गया है? संघात्मक विशेषताएं। कनाडा से ग्रहण किया गया है संघात्मक विशेषताएं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहां से लिया गया है? कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी कनाडा से ग्रहण किया गया है। आगे देखिए रूस से क्या ग्रहण किया गया है? देखिए रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। और रूस से आप याद रखिएगा कि इसमें प्रस्तावना में न्याय जैसे आदर्श शब्द रूसी क्रांति से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय जैसे आदर्श शब्द जो है ये कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और रूसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? याद रखिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जो शब्द हैं जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए जापान। जापान से ग्रहण किया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जो कि आज का प्रश्न है। और याद रखिएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बार बार आप रिवीजन करिए, बार बार इस चीज को देखिए। ठीक है, देखिए एग्जाम में सिलेक्शन आपका तभी रुकता है जब आप आए हुए प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। ठीक है, जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसे गलत मत करिए, और ये सब कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप जान रहे होते हैं, लेकिन वहां पे जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्रेशर रहता है। ठीक है, तो प्रेशर में आदमी गलती कर बैठता है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, हम भी कई बार कई एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जितना भी सावधानी बरत लेते थे फिर भी 2-4 गलत हो ही जाते थे, जो आता था आते हुए प्रश्न को गलत कर बैठते थे। ठीक है, तो याद रहेंगे। आगे देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के अलावे, आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। इसके अलावे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में सबसे अधिक अगर कहीं से शब्द लिए गए हैं या फिर प्रावधान लिए गए हैं तो किससे अडॉप्ट किए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, ना कि किसी देश से। ठीक है, याद रहेंगे। देखिए भारतीय संविधान में के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम के तहत या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। ठीक है, कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मिस्टेक से हमने किसी वीडियो में 460 या 465 बताया है तो आप उसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची हैं। याद रखिएगा कुल 22 भाग हैं और कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, याद रहेंगे। और वर्तमान में आप याद रखिएगा कुल 12 अनुसूची हो गया है, 25 भाग है और करीब 450 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से भारतीय संविधान के जितने विदेशी स्रोत थे, ठीक है, विदेशी स्रोत के अलावे जो भारतीय शासन अधिनियम का प्रावधान था उन सब के बारे में हमने पूरे डिटेल से देखा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख इनमें से कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख इनमें से कौन होता है? ऑप्शन है, ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख इनमें से कौन होता है? देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग का वर्णन भारत के संविधान के भाग 15 में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? भाग 15 में, और अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग का वर्णन हमारे संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ठीक है, देखिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आप जानते हैं कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ठीक है, याद रहेंगे। आगे देखिए यह एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका जो वर्णन है हमारे संविधान में, मूल संविधान में ही किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था है। आप इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले वाले वीडियो में योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग अभी जिसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया है, इस योजना आयोग को हटा के, ठीक है, आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और नीति आयोग इसके स्थान पे बना था 1 जनवरी 2015 को। यानी ये जो संस्था थी ये संविधानेतर संस्था थी, संविधानेतर संस्था। ठीक है, यानी इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आगे देखिए निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है,
तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन है संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, यानी इसका मूल संविधान में वर्णन किया गया है। देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का तो राष्ट्रपति करता है, आप याद रखिएगा। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, या तो 6 वर्ष वो पूरा करे या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो वो पहले पूरा करता है तो उसका वही कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। मान लीजिए कोई अगर 62 वर्ष की आयु में मुख्य चुनाव आयुक्त बना है, उसकी उस टाइम पे सीमा जो मतलब आयु थी 62 वर्ष थी और उस टाइम पे वो मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया था, तो इस टाइम पीरियड पे ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ठीक है। ये नहीं कि 62 वर्ष में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना और इसके बाद 6 वर्ष वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा, नहीं। ये 65 वर्ष जो ही पूरा करेगा, इसका आयु 65 वर्ष होगा, इसे मुख्य चुनाव आयुक्त से हटा दिया जाएगा या खुद ही हट जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो दोनों में से जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वही उसका कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष, मान लो कोई अगर 50 वर्ष की आयु में मुख्य चुनाव आयुक्त बना है तो वो 6 वर्ष आराम से पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यही सब एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ठीक है। यहाँ पे आप मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल याद करके चले जाते हैं और आप इसको भूल जाते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, ठीक है। सोचते हैं ये भी मतलब इसका भी कार्यकाल वही रहा होगा और एग्जामिनर यहाँ पे आपको फंसा लेता है, ठीक है। और बाद में जब आप एग्जाम देके निकलते हैं तो आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है कि अरे यार ये तो प्रश्न हमको आ रहा था, थोड़ा सा अगर देख के जाते तो बन जाता है, ठीक है। तो यही सब गलती एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है। और ये सब बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा सतर्क रहिए, ठीक है। आगे देखिए, पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, पहले जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्य था, लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी से ये 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, ठीक है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था, इसमें एक सदस्य थे, लेकिन जो वर्तमान में यानी अक्टूबर 1993 ईस्वी से इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। देखिए, वेतन एवं भत्ता, याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन एवं भत्ता ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। आगे देखिए, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 6 है, ठीक है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 6 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है कमल, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा यानी हाथ, तृतीय है आम आदमी पार्टी यानी आप जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, चौथा है नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है किताब, फिर है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी, और फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है, इसका है हसिया, हथौड़ा एवं ताड़ा, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा दर्रा है जो जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का काम करता है? 4 ऑप्शन है। ए है चांगला दर्रा, बी है अगिहल दर्रा, सी है लानकला दर्रा और डी है बनिहाल दर्रा। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखिए, दर्रे को इंग्लिश में पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास। देखिए, दर्रा कहते किसको है? दर्रा का मतलब क्या है? देखिए, दर्रा एक ऐसा प्राकृतिक मार्ग होता है जो 2 पर्वतों या पहाड़ों के बीच से होकर निकलता है। 2 पर्वत या 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है इसी को दर्रा कहा जाता है, यानी इसी को पास कहा जाता है, ठीक है। 2 पर्वत या 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यह 2 घाटियों, मैदानों या देशों को जोड़ने का काम करती है। कौन? दर्रा। और दर्रे अक्सर व्यापार, आवागमन, सैनिक मार्ग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप भारत के प्रमुख दर्रे, जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं एक बार एक नजर देख लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में है आपका काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ठीक है। फिर देखिए, सिक्किम के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। फिर देखिए, तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर का है तुजू दर्रा। फिर देखिए, हिमाचल प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। फिर देखिए, लिपुलेख, माना नीति, लिपुलेख, माना नीति ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है। लिपुलेख, माना नीति ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब देखिए, बोम्बीडला, यांग्याप और दीफू, बोम्बीडला, यांग्याप और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है। बोम्बीडला, यांग्याप और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। चलिए
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ठीक है। सिक्किम में है नाथुला, जेलेपला। मणिपुर में है जोजिला। हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा। इसको आप बार बार याद करिए, ठीक है। सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। फिर है लिपुलेख, माना, नीति, ये उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। बोम्बिडला, यांगयाप और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा कि यांगयाप जो दर्रा है, यांगयाप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। यांगयाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अब देखिए जोजिला दर्रे का जो निर्माण हुआ है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिपकिला, आप जानते हैं कि जोजिला दर्रा कहां पे पड़ता है? JNK में, जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। सिपकिला दर्रा कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। तीस्ता, आप जानते हैं कि जेलेपला दर्रे कहां पे पड़ता है? सिक्किम में, ठीक है। नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में पड़ते हैं, एक नजर आप देख लीजिए। आगे देखिए लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काफी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, यहां से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा कहां पे स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां भी आप सही कर लीजिएगा, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में पड़ता है? अभी लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। और बनिहाल दर्रा जो आज का प्रश्न है आपका, बनिहाल दर्रा यह जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला मार्ग इससे गुजरता है। और बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो जवाहर सुरंग किस में स्थित है? बनिहाल दर्रा में। और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अब देखिए तुजू दर्रा, देखिए तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। देखिए सिपकिला दर्रा यह शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। देखिए जाफना, याद रखिएगा जाफना जो तमिल बहुल क्षेत्र है, ठीक है, तमिल बहुल, इसको सही कर लीजिएगा, ये तमिल बहुल क्षेत्र है। ये श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। किस दर्रे द्वारा? एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है, ए है होंगहो नदी, बी है जायडे या कांगो नदी, सी है लिम्पोपो नदी और डी है माही नदी। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होंगहो नदी, ठीक है। होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देखिए इसी होंगहो नदी को पील नदी भी कहते हैं, या पीला नदी या पील नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप जानते हैं कि जायडे या कांगो नदी, आप याद रखिए कि बिहार का शोक किसको बोलते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अगर हम पूछे कि बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो होंगहो या फिर पील नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। देखिए जायडे या कांगो नदी, जायडे या कांगो नदी के बारे में आप जरूर याद रखिएगा कि ये जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायडे या कांगो नदी, ठीक है। और आप याद रखिएगा ये किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। देखिए लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? याद रखिएगा लिम्पोपो नदी। और ये भी कहां पे बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। अब देखिए माही नदी, देखिए माही नदी भारत में बहती है, ठीक है। और ये कर्क रेखा को 2 बार करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप तीनों रेखा से गुजरने वाली 2 बार काटने वाली नदी को जरूर याद रखिएगा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 2 बार कौन सी नदी गुजरती है? जायडे या कांगो नदी जो कि अफ्रीका में बहती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसको शॉर्ट्स में आप LCM करके याद रखिएगा, ठीक है। L से हो गया आपका लिम्पोपो नदी, C से कांगो नदी और M से माही नदी, ठीक है। LCM, ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑप्शन है, ए है सवाना, बी है प्रेरी, सी है बेल्ट और डी है डाउन्स। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाउन्स, ठीक है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को दिया गया भौगोलिक नाम है। अब हम देखिए जितने भी प्रमुख घास के मैदान हैं उन सबको देखते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, फिर हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उसके बाद ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? देखिए सबसे पहले आप उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानिए। आप जानते हैं कि ये आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ,
ठीक है, और 30 डिग्री नीचे यानी साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जो साउथ का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र का जो मैदान होता है इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। ठीक है, और 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद का जो घास का मैदान होता है, ठीक है, 30 डिग्री से ऊपर जो घास के मैदान होते हैं और 30 डिग्री से नीचे जो घास के मैदान होते हैं इसको हम लोग याद रखिएगा कि शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जानते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं, याद रहेंगे। ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इसके बाद के जो क्षेत्र होते हैं ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और जो ध्रुवीय, आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, इसके पास में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसे हम लोग ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो पाया जाता है घास उसको हम लोग टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफी ठंड प्रदेश होता है, यहाँ पर सालों बर्फ जमी रहती है। ठीक है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर जो नॉर्थ पोल होता है, 30 डिग्री ऊपर जो नॉर्थ का एरिया होता है इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। और नीचे 30 डिग्री मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और इस बीच में जो पाया जाता है घास के मैदान इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और 30 डिग्री के बाद के जो घास के मैदान है इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। याद रहेंगे आप, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, याद रखिएगा सवाना घास के मैदान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, ये मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। फिर है कैंपस या इसी को कंपोज भी बोलते हैं, कंपोज जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये ब्राजील क्षेत्र में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर है लानोस या लानोज जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये वेनेजुएला प्रदेश में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, आगे देखिए सेल्वास अमेजन घाटी में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो 3 उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो कई बार आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आप जरूर याद रखिएगा कौन कौन सा है। सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, कैंपास या कैंपोज ब्राजील में जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, लानोस या लानोज वेनेजुएला प्रदेश में है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, फिर सेल्वास जो कि अमेजन घाटी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे के प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, याद रखिएगा बेल्ड है जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। फिर है पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही एक प्रदेश है। फिर है डाउन्स जो कि आज का ये प्रश्न था, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। फिर है प्रेरी ये यूएसए एवं कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, यूएसए एवं कनाडा में इसका विस्तार है जो कि उत्तरी महाद्वीप का एक देश है ये दोनों। फिर है पुस्टाज, देखिए पुस्टाज यूरोप का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। फिर है एस्टेपीज यूरोप एवं एशिया, इसका विस्तार एस्टेपीज का यूरोप एवं एशिया में है। और यूरोप एवं एशिया का जो प्रदेश होता है इसी को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है इसी को यूरेशिया के नाम से जानते हैं। फिर है मंचूरिया याद रखिएगा ये चीन के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को मंचूरिया कहा जाता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हो गए आपके, बेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। फिर है पंपास, ये अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास बोलते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। फिर है डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है प्रेरी ये यूएसए एवं कनाडा में है। फिर है पुस्टाज ये यूरोप का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फिर है एस्टेपीज, इसका फैलाव यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में है, याद रखिएगा। और जिस क्षेत्र में फैला हुआ इसको यूरेशिया के नाम से जानते हैं। फिर है मंचूरिया, ये चीन के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब देखिए टुंड्रा वनस्पति जो ध्रुवीय प्रदेश में जो दोनों पोल के पास, आप जानते हैं कि यहाँ पे काफी ठंड रहता है दोनों पोल के पास, तो जो ध्रुवीय प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम लोग टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। टुंड्रा ये कनाडा के क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए मुखौटा नृत्य। अब हम लोग मिसलेनियस का 2 प्रश्न लिए हैं। आज की सेशन में इकोनॉमिक्स का प्रश्न शामिल नहीं है, इकोनॉमिक्स के जगह पे आज हमने मिसलेनियस को इसमें शामिल किया है। ठीक है, और मिसलेनियस का टॉपिक क्या है आपका, शास्त्रीय नृत्य, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए है कथकली, बी है कुचिपुड़ी, सी है ओडिसी और डी है कथक।
देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथकली। ठीक है, कथकली का जो संबंध है ये मुखौटा नृत्य से इसका संबंध है। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अभी हम जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से कवर करेंगे। अब देखिए जितने भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी क्लासिकल डांस हैं, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल से एक एक फैक्ट देखते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है ये हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। देखिए नाट्य शास्त्र जो रचना है ये भरत मुनि की रचना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र है, आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। आप जानते हैं कि कुल 4 वेद हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है तो वहां पे 4 ही लगाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि वहां पे नाट्य शास्त्र को भी आप शामिल कर लीजिएगा, माना जाता है। ठीक है, माना जाता है पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को। ठीक है, लेकिन 4 वेद हैं, कौन कौन से आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद है आपका अथर्ववेद। ठीक है, और 5वां वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को जाना जाता है, जिसके रचयिता कौन है, भरत मुनि। और इसी नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहा जाता है। देखिए शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। देखिए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल 9 है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 9 किसके अनुसार बताया गया है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्रियल के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताई गई है कुल 9 बताई गई है। ये 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है छऊ को। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय जो 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है ये छऊ को मानता है। जबकि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या बताई गई है ये 8 बताई गई है। ठीक है, ये छऊ को शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता है। आप जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है तो आप 8 आंख मूंद के मारिए। ठीक है, वहां पे 9 मत लगाइएगा जब तक ये मेंशन ना कर दे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तब आप 9 लगाइए, वरना आप 8 को ही आंसर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, इस बात को आप आराम से एकदम बेफिक्र होके अपने मन में बैठा लीजिए। ठीक है, कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तो 9 है, जिसमें 9वां शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय छऊ को मानता है। जबकि संगीत नाटक अकादमी जो है ये इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों यानी क्लासिकल डांस की संख्या 8 बताई गई है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए छऊ। देखिए छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। देखिए इस छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इस छऊ शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। छऊ के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में प्रचलित है, फिर है सराय केला छऊ जो कि झारखंड में प्रचलित है, फिर है पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। यानी छऊ जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, इसका 3 राज्य में इसका प्रचलन है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो मयूरभंज छऊ जो है इसका प्रचलन ओडिशा में है, सराय केला छऊ का प्रचलन झारखंड में है और पुरुलिया छऊ का प्रचलन पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, अब जितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं, उन सभी को हम देखते हैं। और ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने है भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम से संबंधित राज्य आपका तमिलनाडु और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर है ओडिसी। देखिए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है और सबसे नया है आपका सत्रिया। सबसे नया कौन सा है आपका, सत्रिया है, जिसको 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए ओडिसी। ओडिसी कहाँ में, ओडिसी संबंधित राज्य आपका ओडिशा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य आपका मणिपुर। देखिए इससे नाम से ही पता चल जाता है दोनों से। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर आपके सामने कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी से संबंधित राज्य आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से संबंधित है। फिर है कथक। देखिए कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए कथक और कथकली ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा।
कली लग गया, कली अगर लग गया तो ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल ज्यादातर। और कथक आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। फिर है कथकली, देखिए कथकली ये आपका केरल का सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। फिर है मोहिनी अट्टम, कली और अट्टम अगर लग जाए तो ये केरल का नृत्य, आप आंख मूंद के उसको लगाइएगा, ठीक है। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ठीक है। सतरिया, सतरिया देखिए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ये असम का है। कहाँ का है? ये असम का है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए भरतनाट्यम ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। फिर है ओडिसी, ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर है मणिपुरी, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। फिर है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है कथक, कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए इसका प्रचलन उत्तर भारत में है, ठीक है, कथक का प्रचलन उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी जगहों पे है। फिर है कथकली, कथकली याद रखिएगा इसका प्रचलन केरल में है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का भी प्रचलन केरल में है, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है सतरिया, ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसको 2010 में जोड़ा गया है, ये असम का है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिए। देखिए छऊ, छऊ आप जानते हैं कि इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और इसका प्रचलन पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा क्षेत्र में है, ठीक है। और आप जानते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है, ठीक है, जबकि संगीत नाट्य अकादमी इसको शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता है, ठीक है। आप याद रखना इतना बात। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं उन सब के बारे में पूरी डिटेल से एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए भरतनाट्यम, देखिए भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। देखिए इसका पुराना नाम है सादिर, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इसका अन्य नाम है दासी अट्टम, ठीक है, इसका अन्य नाम है आपका दासी अट्टम, अग्नि अट्टम, ठीक है, दासी अट्टम, अग्नि अट्टम किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम को सादिर के नाम से भी जानते हैं। देखिए भरतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था, तो वो भरतनाट्यम था, ठीक है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित राज्य है आपका तमिलनाडु। भरतनाट्यम से संबंधित राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। देखिए भरतनाट्यम नृत्य या शास्त्रीय नृत्य का जो जानकारी है, इसका स्रोत क्या है आपका? जानकारी का स्रोत है आपका शिल्पदाकारम, शिल्पदाकारम और अभिनय दर्पण, ये जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं, इस ग्रंथ से हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है, शिल्पदाकारम और अभिनय दर्पण से। शिल्पदाकारम के जो रचनाकार हैं इलिंगो अदिगल हैं। कौन है? इलिंगो अदिगल, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। शिल्पदाकारम जो है इससे हमें भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलता है। और अभिनय दर्पण के रचनाकार कौन है? नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर, इसके बारे में, ठीक है। नंदिकेश्वर अभिनय दर्पण के रचनाकार हैं और इलिंगो अदिगल ये शिल्पदाकारम के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे देखिए जो भरतनाट्यम है यह मंदिरों को समर्पित नृत्य है, यह मंदिरों को समर्पित नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य है। देखिए इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है, इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। और इस नृत्य का जो आरंभ होता है, इस नृत्य का आरंभ का जो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आलाड़िपू। क्या बोलते हैं? आलाड़िपू। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका आलाड़िपू। और अंत जो स्टेप होता है, इसका अंत किस स्टेप से होता है? तिल्लाना से होता है, तिल्लाना से इसका अंत होता है और इसका शुरुआत होता है आलाड़िपू से, ठीक है। तो एक बार हम भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखिए भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम है सादिर, ठीक है। इसका अन्य नाम है आपका दासी अट्टम, अगिनट्टम। देखिए इसके स्रोत कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम के जानकारी के स्रोत हैं शिल्पदाकारम, शिल्पादिकारम, अभिनय दर्पण। ये दोनों जो रचना है या ये दोनों जो ग्रंथ है, इससे हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। शिल्पदाकारम के जो रचनाकार हैं ये हैं इलिंगो अदिगल और अभिनय दर्पण के रचनाकार हैं नंदिकेश्वर, ठीक है। और भरतनाट्यम को याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। देखिए ये जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों को समर्पित नृत्य है। यह शैव धर्म के विचारों की इस नृत्य में प्रस्तुति की जाती है। देखिए इसका आरंभ, इस नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है इसको आलाड़िपू कहते हैं और अंत इसका होता है तिल्लाना स्टेप से, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए ओडिसी। अब आपके सामने जो अगला शास्त्रीय नृत्य है ये आपका ओडिसी है। देखिए यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ओडिसी नृत्य जो है यह जल तत्व का प्रतीक है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम है ओरोली। इसका प्राचीन नाम क्या है? ओरोली है। देखिए गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है।
ठीक है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, इसका प्राचीन नाम है ओरिली, ठीक है। देखिए ओडिसी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। किनसे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। देखिए यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ये जो नृत्य शैली है ये भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। देखिए ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जो ओडिसी नृत्य है ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। देखिए ओडिसी नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है ये मंगलाचरण से शुरू होता है, ठीक है। ओडिसी नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है, ये जब स्टार्ट होता है शास्त्रीय नृत्य, तो इसका जो पहला स्टेप है ये मंगलाचरण से शुरू होता है और इसका लास्ट स्टेप है आपका मोक्ष। इसका लास्ट स्टेप कौन सा होता है? मोक्ष होता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो चलिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने फैक्ट हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये जल तत्व का प्रतीक है। देखिए इसका प्राचीन नाम है ओरिली, ओरिली इसका प्राचीन नाम है। देखिए गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, आप इस चीज को मत भूलना, ठीक है। देखिए भगवान कृष्ण से संबंधित यह नृत्य है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। कौन सा नृत्य? ओडिसी नृत्य। देखिए यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है और ओडिसी नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है आपका मंगलाचरण है और इसका लास्ट स्टेप आपका मोक्ष है। कौन सा है आपका? मोक्ष। आगे देखिए अब हम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये मणिपुर के इम्फाल में है। ये अकादमी कहाँ पे है? मणिपुर के इम्फाल में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। देखिए मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 ईस्वी में निगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। कौन किया था? निगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए नागबंध मुद्रा का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। नागबंध मुद्रा का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नागबंध मुद्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला है आपके सामने कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी, देखिए ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया। कुचिपुड़ी जो नाम है शास्त्रीय नृत्य, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है कुचिपुड़ी को। देखिए भागवत पुराण को आधार मानकर इसमें नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें भागवत पुराण को आधार मानकर ये नृत्य किया जाता है। देखिए पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है इसमें, जिसे तरंगम कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें पीतल की जो तस्तरी होती है, बड़ा सा एक थाली टाइप का होता है, उसमें पैर रखकर नृत्य करने का इसमें प्रचलन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगम कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि तरंगम शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? तरंगम जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी से संबंधित राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। आगे देखिए कुचिपुड़ी के बारे में कुछ और फैक्ट आप देखिए। देखिए याद रखिएगा कि सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। यानी कुचिपुड़ी का जनक किन्हें माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। देखिए इन्होंने भामा कल्पम, कौन सी? इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की है जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। तो भामा कल्पम जो नाटक है ये किनकी रचना है? तो याद रखिएगा सिद्धेंद्र योगी की रचना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए कुचिपुड़ी के नर्तकों को भागवत तालु कहा जाता है। कुचिपुड़ी के नर्तकों को भागवत तालु कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब हम कथक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए कथक का अन्य नाम है नटवड़ी, ठीक है, या फिर कथाकारों का नृत्य। जो कथक नृत्य है, आप जानते हैं कि कथक से संबंधित राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। या फिर आप उत्तर भारत, आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कथक जो है ये उत्तर भारत से प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसका अन्य नाम है नटबड़ी। यह कथाकारों का नृत्य है। कौन सा? कथक नृत्य। देखिए यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। ये जो नृत्य है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। देखिए घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो घुंघरू और चक्कर किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिएगा कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता है। आगे देखिए एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है जिसे पढ़ंत कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है जिसे पढ़ंत कहा जाता है। देखिए कथक नृत्य, याद रखिएगा कि कथक नृत्य की जो वेशभूषा होती है ये अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार की तरह होती है। कथक नृत्य का जो वेशभूषा होता है इसमें जो नर्तक कपड़े पहनते हैं वो अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार की तरह होती है, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे देखिए कथक के बारे में, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, याद रखिएगा कि जो बनारस घराना है ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना घराना कौन सा है? बनारस घराना, और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक नृत्य कौन कौन से घराना में किया जाता है? लखनऊ घराना, लखनवी घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। बनारस घराना सबसे पुराना घराना है और राय घराना शैली में कथक नृत्य को किया जाता है। देखिए 20वीं शताब्दी, देखिए ये जो कथक नृत्य था ये मुगल काल के साथ ही, जब मुगल काल का अंत हो गया था और अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था, तो कथक नृत्य भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। ठीक है, तो पुनः इसे 20वीं शताब्दी में जिंदा करने वाले कौन थे? लेडी लीला सोखे। लेडी लीला सोखे के द्वारा कथक नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुगल काल के समय में ये नृत्य काफी प्रचलन में था, लेकिन जो ही आप जानते हैं कि मुगल काल का जो दौर था 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स भारत पे राज किया था, अंग्रेज राज किया था, तो उस टाइम पे कथक जो नृत्य है इसका ये मतलब इसको नजरअंदाज करते चला गया ब्रिटिशर्स, और ये लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया था। तो इसे पुनः जिंदा कौन किया था? 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे ने इसको पुनर्जीवित किया था। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए इसका वर्तमान जो स्वरूप है ये मुगल परंपरा पर आधारित है। ठीक है, कथक नृत्य का, कथक शास्त्रीय नृत्य का जो वर्तमान स्वरूप है ये मुगल परंपरा पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए कथकली। देखिए कथकली से संबंधित राज्य है आपका केरल। कथकली से संबंधित राज्य केरल है। कथकली और कथक ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम जब एग्जाम देते थे तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, लेकिन आप लोग मत होइएगा। कथकली, कली जहां लग गया वो केरल होगा, और सिर्फ कथक है ये आपका उत्तर भारत कह सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कथकली जो नृत्य है यह पुरुषों द्वारा की जाती है। कथकली नृत्य ज्यादातर, अब तो महिलाएं भी इसमें भाग लेने लग गई हैं, लेकिन कथकली जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा की जाती है। देखिए इसका जो आधार है ये रामायण महाभारत है। इसका आधार रामायण महाभारत है। देखिए इसमें एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। देखिए प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नायक एवं खलनायक होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नायक एवं खलनायक होता है। नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को कथी कहा जाता है। ठीक है, नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को इसमें कथी कहा जाता है। देखिए इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली में चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, यानी आंख मटकाना होता है, आंख का इशारा ऐसे ऐसे चलते रहता है, मतलब हाव भाव। ठीक है, देखिए नाट्य स्थान, इसका जो नाट्य स्थान यानी थिएटर होता है उसको क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कुट्टम पालम किस शास्त्रीय नृत्य के नाट्य स्थान को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य के जो नाट्य स्थान होते हैं, जो थिएटर होते हैं, उसी को कुट्टम पालम कहा जाता है। ठीक है, थिएटर आप लोग समझते ही होंगे। देखिए इस तरह से बैठने वाला होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ रहता है। इसी पे जो भी कलाकार होते हैं वो अपने कर्तव्य को दिखाते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो जगह होता है जहाँ पे कथकली किया जाता है उसको कुट्टम पालम का। आगे देखिए कथकली के बारे में और भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसमें केरल के स्वप्ना संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली में केरल के स्वप्ना संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 24 मुद्राएं होती हैं। ठीक है, कथकली में कुल 24 मुद्राएं होती हैं। ये भी प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि कथकली आकाश तत्व का प्रतीक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक होता है। आप हमें बताइए कि जल तत्व का प्रतीक कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? देखिए कलासम और नल चरितम इसके प्रकार हैं। कथकली के प्रकार कौन कौन से हैं? कलासम एवं नल चरितम कथकली के प्रकार हैं। आगे देखिए अब हम मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। इससे पहले हम लोग कथकली देखे थे, कथकली जिसमें पुरुषों द्वारा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। अब तो इसमें महिलाएं भी भाग लेने लग गई हैं, लेकिन मोहिनी अट्टम ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। देखिए मोहिनी नाम से ही, देखिए मोहिनी यानी सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। ठीक है, जिसमें सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं उसी को मोहिनी अट्टम नृत्य कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। इसमें बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। बालों में चमेली के इसमें फूल लगाए जाते हैं। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें केरल का कसावू साड़ी पहनी जाती है। मोहिनी अट्टम में केरल का कसावू साड़ी पहनी जाती है। देखिए इस नृत्य का उल्लेख याद रखिएगा कि व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप याद रखिएगा। देखिए व्यवहार माला नामक जो प्राचीन ग्रंथ है इसके राइटर कौन है? माजा मंगलम नम्बूत्री है। ठीक है, माजा मंगलम नम्बूत्री
इसके रचनाकार हैं किसके, व्यवहार माला के, ठीक है। और व्यवहार माला जो ग्रंथ है इसी से मोहिनी अट्टम के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है, ठीक है। विष्णु के स्त्रीण रूप, आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किए थे, तो इसलिए इसमें विष्णु के स्त्री रूप का कहानी इसमें दर्शाया गया है। देखिए, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। अब भाई, जब मोहिनी ही इसमें नृत्य कर रहे हैं तब तो जादूगरनी होगी ही होगी, ठीक है। तो मोहिनी द्वारा जो नृत्य होता है उसी को मोहिनी अट्टम बोलते हैं। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री जब नृत्य करती है तो वो जादूगरनी नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सतरिया। सतरिया सबसे नवीन जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है, सतरिया है, जो कि असम में प्रचलित है, ठीक है। सतरिया नृत्य असम का है। देखिए, इसमें बोर्ड संगीत का प्रयोग होता है, इसमें बोर्ड संगीत का प्रयोग होता है। इसको वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है। सतरिया नृत्य को कब शामिल किया गया था, वर्ष 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सतरिया नृत्य को शामिल किया गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि इसी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो आप जानते हैं कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 1936 में आप लोग जानते हैं कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। आगे देखिए, सतरिया नृत्य से संबंधित संस्थापक, सतरिया नृत्य के संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले इस चीज को आप देख के जाइएगा, ठीक है, कि शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, सतरिया नृत्य से है, ठीक है। 100 से सतरिया और 100 से शंकर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, सतरिया नृत्य को जब पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है, और जब इस नृत्य को स्त्री करती है तो उसे सीमंगी कहा जाता है, ठीक है। जब सतरिया नृत्य को पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है, और जब इसी नृत्य को स्त्री करती है तो उसे सीमंगी कहा जाता है। देखिए, त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष भिक्षुओं को के द्वारा जब ये नृत्य किया जाता है तो उसको भोकोत कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सतरिया नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना नृत्य है आपका भरतनाट्यम, जबकि सबसे नया नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य सतरिया है, ठीक है, भारतनाट्य अकादमी के द्वारा। अब हम देखिए, प्रमुख सतरिया जो नृत्य है जो भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वैसे हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। आप जानते हैं कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य 9 है, जबकि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अगर एग्जाम में पूछे तो आप 8 को ही टिक लगाइएगा, जब तक मेंशन ना करे। अगर कह दे कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तब आपका आंसर 9 होगा, ठीक है। अगर सिर्फ पूछे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है, तो याद रखिएगा कुल 8 है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है और सबसे नया है आपका सतरिया। एक बार रिवीजन करते हुए फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका प्रचलन है तमिलनाडु में, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी इसका प्रचलन है ओडिशा में, मणिपुरी इसका प्रचलन है मणिपुर में, कुचिपुड़ी इसका प्रचलन है आंध्र प्रदेश में, कथक इसका प्रचलन है उत्तर प्रदेश में। कथक और कथकली में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। देखिए, कथक का प्रचलन है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या कौन सा है, तो भी आंसर आपका कथक ही होगा, ठीक है। उत्तर भारत का भी पूछे तो भी आपका आंसर कथक ही होगा, ठीक है। कथकली का संबंध है केरल राज्य से, मोहिनी अट्टम का संबंध है आपका केरल से, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। सतरिया नृत्य का संबंध है असम से, ठीक है। और सतरिया नृत्य सबसे नया नृत्य है जिसे 2010 में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में आप एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि शंकर देव का संबंध सतरिया नृत्य से ही था। अब देखिए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ को जोड़ा गया था, इसका प्रचलन है पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा राज्यों में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी फैक्ट को हमने कवर किया। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? 4 ऑप्शन है, ए है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है तमिलनाडु। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये हीरा के खान के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन है उन सभी खनिज संसाधन जो लेटेस्ट अपडेट है 2025 का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख संसाधन के मामले जो अव्वल राज्य हैं उन सभी को देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि भारत में खनिजों के संरक्षण एवं अन्वेषण के लिए
प्रमुख विभाग की स्थापना की गई है। भारत में खनिजों के संरक्षण एवं अन्वेषण के लिए प्रमुख विभाग की स्थापना की गई है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फिर है भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर नागपुर में है, ठीक है। और नागपुर में ही याद रखिएगा कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड भी है, ठीक है। तो भारतीय खान ब्यूरो और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है नागपुर में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कोलकाता में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट विभाग हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, कलकत्ता में है, ठीक है। और भारतीय खान ब्यूरो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर आपका नागपुर में है। आगे देखिए, धारवाड़ क्षेत्र जो है ये धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। देखिए, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि अवसादी सेलों में ही, याद रखिएगा कि भारत में खनिज तेल मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहां पे प्रारंभ किया गया था, डिगबोई में, जो कि असम में पड़ता है। देखिए, अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम था वसुधारा। क्या नाम था, वसुधारा नाम था, ठीक है। और भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ किया गया था, जरूर याद रखिएगा। और भारत में खनिज तेल मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और धारवाड़ जो क्षेत्र है ये धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है, ठीक है। पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी सेल हैं, आग्नेय सेल हैं, कायांतरित सेल हैं, तो याद रखिएगा कि अवसादी सेलों से ही खनिज तेल प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखिए, पेट्रोलियम, अब जितने इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन हैं उन सब के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, भारत में पेट्रोलियम सबसे अधिक राजस्थान, इसके उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपका राजस्थान है। उसके बाद फिर गुजरात है, फिर असम है, ठीक है। गुजरात का जो खंभात का अंकलेश्वर है और असम का डिगबोई का जो सुरमा घाटी में जो डिगबोई स्थान है, यहां से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम में अव्वल राज्य आपका राजस्थान है पेट्रोलियम उत्पादन में। देखिए, मुंबई हाई की खोज, याद रखिएगा, मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई थी और यहां से तेल उत्पादन की शुरुआत 1976 में हुई थी, ठीक है। यहां तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। सागर सम्राट, याद रखिएगा कि मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई थी और यहां से तेल उत्पादन की शुरुआत 1976 में हुई और यहां तेल निकालने के लिए जो बना प्लेटफॉर्म है इसी का नाम है सागर सम्राट, ठीक है। देखिए, यह एक जलयान है, इसे जापान से मंगाया गया था। जो सागर सम्राट है इसे कहां से मंगाया गया था, जापान से मंगाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, लौह अयस्क। देखिए, पेट्रोलियम से संबंधित आप याद रखिएगा कि पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान है, ठीक है। आगे देखिए, लौह अयस्क। देखिए, लौह अयस्क को आधारभूत खनिज माना जाता है, ठीक है। इसको लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है, उद्योगों की जननी, ठीक है। उद्योगों की जननी किसको बोलते हैं, लौह अयस्क को बोलते हैं, ठीक है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक है। और उद्योगों की रोटी कोयला को कहा जाता है, ठीक है। उद्योगों की जननी लौह अयस्क को, और उद्योगों की अगर रोटी की बात करें तो उद्योगों की रोटी कोयला को कहा जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, लौह अयस्क में अग्रणी राज्य कौन सा है आपका, ओडिशा है। ओडिशा लौह अयस्क में अग्रणी है। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ और फिर आपका कर्नाटक आता है। तो इतना आप तीन नाम नहीं भी याद रखते हैं तो लौह अयस्क में अग्रणी राज्य जरूर याद रखिए। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है आपका, ओडिशा है। ये 2025 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। ये बदलते रहता है, हर एक साल बदलता है। आगे देखिए, लौह अयस्क के उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। देखिए, लौह अयस्क के कुल संचित भंडार के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 5वां स्थान है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है आपका, ओडिशा है। इसको तो आप जरूर याद रखिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और लौह अयस्क को उद्योगों का जननी कहा जाता है और उद्योगों की रोटी किसको बोलते हैं, कोयला को, ठीक है। आगे देखिए, और याद रखिए कि लौह अयस्क के कुल संचित भंडार के दृष्टिकोण में विश्व में प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखिए, मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा है। आप इस दोनों का नाम नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रथम स्थान पे जो है उसका नाम आप जरूर याद रखिए। देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, ठीक है। और प्रथम स्थान है दक्षिण अफ्रीका का। देखिए, मैग्नीज के भंडारों के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान है छठा, ठीक है। और प्रथम स्थान पे अफ्रीका है। तो इसमें आप जरूर याद रखिए कि मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। और बाकी इन दोनों फैक्ट को भी आप एक नजर देख लीजिएगा,
एग्जाम देने से पहले। अब देखिए कोयला, देखिए कोयला का सर्वाधिक भंडार जो है ये झारखंड में है, कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है और कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी आपका झारखंड है। ठीक है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य और सर्वाधिक भंडार आपका झारखंड में है। देखिए कोयला को उद्योग की रोटी एवं काला सोना कहा जाता है, कोयला को उद्योग की रोटी एवं काला सोना कहा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और उद्योगों की जननी, उद्योगों की जननी किसको बोलते हैं, याद रखिएगा लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, देखिए कोयला का एक प्रकार है आपका लिग्नाइट, कोयला के 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, जिसमें लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, हम किसी और वीडियो में कोयला के सभी प्रकार के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। आगे देखिए ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम प्रथम स्थान पे है, टंगस्टन के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। देखिए टंगस्टन और टीन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। कौन है, छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है, जबकि टंगस्टन के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फिर देखिए जिप्सम, जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। फिर है सीसा, सीसा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका राजस्थान। फिर है कैडमियम, कैडमियम के उत्पादन में भी राजस्थान अव्वल है। फिर है निकेल एवं क्रोमाइट, निकेल एवं क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा प्रथम स्थान पे है। फिर है प्लेटिनम, प्लेटिनम के उत्पादन में भी ओडिशा प्रथम स्थान पे है। फिर है कच्चा तेल, कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। देखिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम प्रथम स्थान पे है, जबकि कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। दोनों में अंतर है, आप जरूर एक नजर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए टीन के उत्पादन में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है ये टीन के भंडार एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे देखिए लिग्नाइट, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। फिर है टंगस्टन, इसका प्रमुख भंडार राजस्थान के देगाना में है, टंगस्टन का प्रमुख भंडार कहां पे है, राजस्थान के देगाना में। फिर देखिए क्रोमाइट, क्रोमाइट का प्रमुख भंडार या प्रमुख उत्पादक राज्य है आपका ओडिशा, कौन सा है आपका ओडिशा है। आगे देखिए थोरियम, थोरियम पायराइट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश है भारत, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है आपका, भारत है। और विश्व का सर्वाधिक थोरियम का भंडार भी कहां पे है, भारत के केरल राज्य में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा थोरियम भंडार कहां पे है, आपका केरल में है। और ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा भंडार है। ठीक है, विश्व का, ठीक है, सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का सर्वाधिक बड़ा थोरियम भंडार कहां पे है, आपका केरल में है। ठीक है, आगे देखिए यह रेडियोधर्मी खनिज मोनाजाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, थोरियम पायराइट जो है यह रेडियोधर्मी खनिज मोनाजाइट से प्राप्त होता है। आगे देखिए चांदी, चांदी के उत्पादन में प्रमुख राज्य है आपका राजस्थान, चांदी के उत्पादन में प्रमुख स्थान पे आपका राजस्थान है। राजस्थान का जो जवार खान है, खेतरी है, भीलवाड़ है, ये सभी चांदी के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। फिर देखिए यूरेनियम, यूरेनियम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आगे देखिए जस्ता, जस्ता के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। इसका जवार खान जो है, राजस्थान का जवार खान जस्ता उत्पादन में प्रमुख है। फिर देखिए हीरा, हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला में एक मंझगांव खान है जो कि हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फिर देखिए सोना, सोना के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। कर्नाटक का जो कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान है, ये सोना के उत्पादन में या सोना के भंडार में काफी इंपॉर्टेंट ये खान माना जाता है। कौन कौन सा, कोलार, कोलार का खान और ऊटी एवं हट्टी का खान, जो कि कहां पे है, कर्नाटक राज्य में है। तो हीरा में मध्य प्रदेश और सोना में कर्नाटक, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अभड़क, अभड़क के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये आपका आंध्र प्रदेश है। अभड़क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। विश्व में अभड़क का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में है। ठीक है, आगे देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट, भारत में बॉक्साइट आत्मनिर्भर है, भारत बॉक्साइट के मामले में आत्मनिर्भर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भारत जो है बॉक्साइट के मामले में आत्मनिर्भर है। ठीक है, यानी किसी और देश पे ये डिपेंडेंट नहीं है। देखिए सबसे बड़ा भंडार या सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका ओडिशा है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका ओडिशा है। आगे देखिए तामा, तामा, तामा के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तामा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरा की खान है। ठीक है, देखिए राजस्थान में तामा का खनिज सबसे बड़ा भंडार है, राजस्थान में तामा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। और राजस्थान का जो खेतरी है ये तामा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब हम डायग्राम के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट उत्पादक स्थल हैं, खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान वाले राज्य हैं, उन सभी को देखते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ओडिशा कौन कौन से खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा लौह अयस्क, बॉक्साइट, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम, इन सभी खनिज संसाधनों में ओडिशा प्रथम स्थान पे है। जबकि मध्य प्रदेश याद रखिएगा हीरा, तामा और मैग्नीज, हीरा, तामा और मैग्नीज में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है आपका, मध्य प्रदेश। फिर देखिए जिप्सम, सीसा, कैडमियम, चांदी और कच्चा तेल,
जिप्सम, सीसा, कैडमियम, चांदी और कच्चा तेल के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और टंगस्टन, यूरेनियम और अभ्रक, टंगस्टन, यूरेनियम और अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ठीक है। आगे देखिए, कोयला के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पे है, ग्रेफाइट के मामले में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे है, प्राकृतिक गैस के मामले में असम प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कच्चा तेल के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है, तो राजस्थान, और प्राकृतिक गैस के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, असम है, ठीक है। टीन के मामले में प्रथम स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट खनिज उत्पादक राज्य हैं, आप इसको एक नजर जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए, इस प्रकार से आज के इस सेशन में हमने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर करवाया, ठीक है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगले मॉर्निंग सेशन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।